हेलो स्टूडेंट्स, एसपीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.के. जाट, पॉलिटिकल साइंस। आज अपना टॉपिक है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। सामान्य रूप से अपन ने देखा कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जिन देशों में संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है, तो भारत संसदात्मक शासन पद्धति वाला देश है। ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से कार्यपालिका के 2 रूप होते हैं। पहला है नाम मात्र की कार्यपालिका, या फिर इसको अपन कह सकते हैं औपचारिक, या फिर कह सकते हैं संवैधानिक प्रधान। और ये संवैधानिक प्रधान कौन होता है? देश का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को शासनाध्यक्ष भी कह सकते हैं, या सामान्य रूप से अगर यहाँ की पद्धति के अनुसार देखें तो ये राष्ट्राध्यक्ष होता है, क्योंकि भारत गणराज्य राष्ट्र है। और दूसरा होता है कार्यपालिका की वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका में आता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। तो ये विभाजन है। इस विभाजन के आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से संसदात्मक शासन पद्धति वाले देशों की मुख्य एक मेजर विशेषताएं होती हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण। कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से होगा? व्यवस्थापिका में से होगा। और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। कार्यपालिका का उत्तरदायित्व किसके प्रति? व्यवस्थापिका के प्रति। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद, इसका निर्माण कहाँ से होता है? व्यवस्थापिका में से होता है। और व्यवस्थापिका के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। और उत्तरदायित्व का स्वरूप होता है लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा में ही बहुमत दल का नेता, संसदीय शासन व्यवस्था के अनुसार देश का राष्ट्रपति उस संसदीय दल के नेता को या बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसकी मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। तो आज देखते हैं हम सामान्य रूप से कार्यपालिका, क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा जो निर्मित एक विधियां होती हैं, व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित एक नीतियां होती हैं, या जो भी एक गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, इन योजनाओं का क्रियान्वयन करना किसका दायित्व है? कार्यपालिका का दायित्व है। व्यवस्थापिका के द्वारा एक निर्मित एक विधान या व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित नीतियां, योजनाओं का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था के आधार पर सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि भारत में कार्यपालिका का दोहरा स्वरूप है। एक नाम मात्र की, जिसको औपचारिक या संवैधानिक प्रधान कहते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक का मतलब है प्रोटोकॉल के आधार पर भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की क्या विवेचना की गई है? भारतीय संविधान क्या कहता है राष्ट्रपति के बारे में? तो अपना टॉपिक है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 ये कहता है, आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और ऐसी स्थिति में अपन ये भी कह सकते हैं कि भारत गणराज्य है, क्योंकि देश का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, और ये प्रोटोकॉल के आधार पर निर्धारित किया गया है। ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 53 ये कहता है कि भारत संघ की जो भी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। भारत संघ की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्यपालिका संबंधी सारी शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और राष्ट्रपति में निहित होने का मतलब है कि राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके साथ साथ सामान्य रूप से अपन ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 का संबंध भी इससे जुड़ा हुआ है।
राष्ट्रपति इन शक्तियों का या इस संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए या राष्ट्रपति को सहयोग या सलाह देने के लिए सामान्य रूप से एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का क्रियान्वयन करने के लिए, सहयोग करने के लिए, निष्पक्ष रूप से उनका संपादन करने के लिए भारत में एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा। और इस प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और ऐसी स्थिति में अपने ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 75 ये कहता है कि जब भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है तो ऐसी स्थिति में संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जो दोहरा स्वरूप पाया जाता है, संवैधानिक प्रधान की स्थिति और वास्तविक कार्यपालिका की स्थिति, ऐसी स्थिति में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होगा और ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होगी? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का सिद्धांत, इसका विकास भी 75 के अनुसार विकसित होता है। तो ये इसका सैद्धांतिक स्वरूप है कि देश का सर्वोच्च पदाधिकारी संघीय कार्यपालिका का सिरमौर राष्ट्रपति होता है, जो देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। सामान्य रूप से एक राष्ट्र की जो भी एक सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का एक सर्वोच्च सेनापति होता है और संघ की संघीय कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होता है, ऐसा आर्टिकल 53 कह रहा है। इसके साथ साथ फिर आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहयोग या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और ये स्वरूप संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो संसद का प्रथम सदन है, संसद का लोकप्रिय सदन है, अस्थायी सदन है लोकसभा में। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा या लोकसभा में जो एक संसदात्मक शासन व्यवस्था का नेता होगा, उस नेता को देश का राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेगा। ऐसा संवैधानिक प्रावधान है। तो ये तो था इसका संवैधानिक स्वरूप कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक नामात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है। और ऐसी स्थिति में अब देखते हैं कि साहब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य रूप से आर्टिकल 54 और 55 की प्रोसेसिंग है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और ये निर्वाचन कौन संपन्न करवाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आयोग करवाता है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग करवाता है। इसका मुख्य दायित्व है कि नियतकालीन समय के बाद राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न करवाना। सामान्य रूप से एक भारत का राष्ट्रीय चुनाव आयोग संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के चुनाव भी करवाते हैं। इसके अलावा राज्यों की जो एक विधानमंडल हैं, उनके दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव भी राष्ट्रीय चुनाव आयोग ही करवाते हैं। लेकिन राज्यों में जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, इनका चुनाव राज्य आयोग करवाता है। तो भारत का एक राष्ट्रीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है जिसका आर्टिकल 324 में उल्लेख है। और आर्टिकल 326 ये कहता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदाताओं को सामान्य रूप से एक वोट देने का अधिकार होता है, जिसकी न्यूनतम आयु सीमा होती है 18 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सामान्यतः एक मतदाता एक चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक प्रधान का होता है। संवैधानिक प्रधान, जिसको सामान्य रूप से अपन क्या कह सकते हैं, औपचारिक प्रधान या नाममात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है। ऐसी स्थिति में भारत की जो भौगोलिक स्थिति या जनसंख्या की जो बहुलता है, उसको ध्यान में रख करके अपन ये कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए सामान्य रूप से क्या बना रखा है, निर्वाचन आयोग ने एक निर्वाचक मंडल बना रखा है। यह है निर्वाचक मंडल।
और इस निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सदस्य मिलकर के इसका राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवाते हैं? और उसके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति है, सामान्य रूप से हम कह सकते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के माध्यम से भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न देश का इलेक्शन आयोग करता है। इसके लिए सामान्य रूप से सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि निर्वाचक मंडल होते हैं और निर्वाचक मंडल में मेंबर कौन होते हैं? निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति को चुनने के लिए सबसे पहले एक निर्वाचक मंडल बनता है और इस निर्वाचक मंडल में सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा एक भारत की जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों की जो विधानसभाएं हैं और इन विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, इन 28 राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं जिनको एमएलए कहते हैं, और यहाँ पर ये होते हैं एमपी। इसके अलावा सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि दो, जैसे एक दिल्ली और पौंडीचेरी यहाँ पर भी विधानसभाएं हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि संसद के वो सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं जो मनोनीत होते हैं। जैसे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। और लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य, जो एक एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। इसके अलावा जिन राज्यों में दूसरा सदन है जिसको विधान परिषद कहते हैं, वो सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। और जिन विधानसभाओं में अगर कोई मनोनीत सदस्य है तो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित एमएलए, ये सारे एक लोग मिलकर के क्या कहलाते हैं? इनका निर्वाचक मंडल कहलाते हैं। निर्वाचक मंडल कहलाता है। ये निर्वाचक मंडल सामान्य रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कौन सा मेथड अपनाया गया है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, इसके एक 2 प्रारूप हैं। एक होता है लिस्ट प्रणाली और एक होता है एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। और सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि इस पद्धति के माध्यम से जिन क्षेत्रों में एक से अधिक उम्मीदवारों का चुनाव करवाया जाता है, इस पद्धति का मुख्य मेथड यही है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में एक पद से ज़्यादा सदस्यों का चुनाव करवाया जाता है, उन देशों में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और सामान्य रूप से समाज के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए, क्योंकि इस पद्धति के माध्यम से सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि न्यूनतम कोटा सिद्धांत के माध्यम से, जब तक उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा सिद्धांत के द्वारा न्यूनतम मतों का मतमूल्य प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसको निर्वाचित घोषित नहीं किया जाता है। सामान्य रूप से मैं आपको बताता हूँ, अपन इसी के तहत सामान्य रूप से आर्टिकल 58 का भी एक उल्लेख करेंगे कि सामान्य रूप से राष्ट्रपति पद के लिए पद का उम्मीदवार कौन हो सकता है? भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है कि उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरी उसकी योग्यता है कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथी योग्यता है कि समय समय पर संसद जो भी एक न्यूनतम या एक नई एक योग्यताओं का निर्धारण करेगी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, उन योग्यताओं का भी इसमें समावेश कर लिया जाता है। और सामान्यतः 5वां अपन कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक चित्त विकृति या मनोवृत्ति पर आधारित दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। सामान्यतः ये योग्यताएं होती हैं आर्टिकल 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। अधिकतम लोगों की संख्या को रोकने के लिए सामान्य रूप से राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए जो निर्वाचक मंडल बनाया गया था, इस निर्वाचक मंडल के सामान्य रूप से 15 प्रस्तावक होते हैं, जिसकी संख्या एक बढ़कर आजकल 50 हो गई है।
50 इसके प्रस्तावक होते हैं और 50 इसके क्या होने चाहिए, अनुमोदक होनी चाहिए, और उसकी सामान्य रूप से 15,000 रुपये जमानत राशि होनी चाहिए। और ये जमानत राशि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होती है। और इस जमानत राशि का फार्मूला ये है कि एक जो निर्वाचक मंडल के सदस्यों का जो टोटल एक मत मूल्य होता है उसका 1/6 मत मूल्य अगर प्राप्त नहीं होता है किसी उम्मीदवार को, तो ऐसी स्थिति में उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। ये उसकी न्यूनतम योग्यताएं हैं राष्ट्रपति पद के आवेदक के लिए कि इसको ये प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ेगी। और उसके बाद में सामान्य रूप से आर्टिकल 54 और 55 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव इसी मेथड के आधार पर होगा। तो अपन बात करते हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है, चुनाव पद्धति अपनाई जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सामान्य जनता इसके मताधिकार में या मतदान में भाग नहीं लेती, क्योंकि इसके पीछे का संवैधानिक आधार ये है कि ये भारत का संवैधानिक प्रधान या औपचारिक प्रधान या नाममात्र की कार्यपालिका का प्रधान होने के कारण ये संभव नहीं था कि एक व्यक्ति के लिए या एक पद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाया जा सके। इसके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सिंगल ट्रांसफर मेथड के आधार पर यह चुनाव संपन्न करवाया जाता है। आगे देखते हैं कि इसका निर्वाचन मेथड क्या है, निर्वाचन पद्धति क्या कहती है। निर्वाचन पद्धति के लिए सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं उनका मत मूल्य, सबसे पहले मत मूल्य निकाला जाता है। मत मूल्य निकालने के लिए सामान्य रूप से 3 फार्मूले हैं। अपन देखेंगे कि साहब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा भारत की जो भी राज्यों की एक विधानसभाएं हैं और दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। लेकिन निर्वाचक मंडल के सदस्यों का मत मूल्य निकाला जा सकता है, और ये मत मूल्य निकालने के लिए सामान्य रूप से निर्वाचन आयोग ने सन 1971 की जनगणना को आधार माना है। जो सन 1971 की भारत की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको आधार मान करके इसका मत मूल्य निकाला जाता है। जैसे सामान्य रूप से फार्मूला है कि किसी स्टेट के किसी MLA का मत मूल्य अगर निकालना है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य की कुल जनसंख्या और उस कुल जनसंख्या में उस राज्य के उस राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या का भाग दे दिया जाता है, और जो भागफल आता है उसमें 1000 का भाग और दे दिया जाता है। उसके माध्यम से जो एक मत मूल्य प्राप्त होता है उसको कहते हैं सामान्य रूप से एक MLA का मत मूल्य। और इसी फार्मूले के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में एक MLA का मत मूल्य होता है 129। जब एक राजस्थान का MLA राष्ट्रपति के एक निर्वाचन में भाग लेता है तो ऐसी स्थिति में उसके वोट की वैल्यू है 129। ऐसे इसी प्रकार MP के मत मूल्य निकाला जाता है। MP का मतलब है संसद का सदस्य, सांसद का मत मूल्य क्या होगा। सांसद के मत मूल्य को निकालने के लिए सामान्य रूप से सभी राज्यों के जितने भी एक निर्वाचित ये MLA हैं, इनका जो कुल मत मूल्य आएगा उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित कुल सदस्यों का क्या दे दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। और इस भागफल के आधार पर जो सदस्य संख्या या जो एक मत मूल्य निकल करके सामने आते हैं उसको हम कहते हैं कि एक सांसद का मत मूल्य, एक MP का मत मूल्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो सामान्यतः कितना है 709। सामान्यतः 709 है कि एक MP का मत मूल्य इस फार्मूले के आधार पर है। और तीसरा मत मूल्य का सिद्धांत है कि न्यूनतम
मत कोटा सिद्धांत का मत मूल्य कैसा निकाला जाता है? न्यूनतम मत कोटा सिद्धांत कि न्यूनतम कितना मत मूल्य प्राप्त होना चाहिए कि उम्मीदवार जीत सके। उम्मीदवार को जीतने के लिए न्यूनतम मत कोटे सिद्धांत के आधार पर, जिसमें अपन कह सकते हैं कि जितना भी टोटल एक मत मूल्य है, एमएलए एमपी प्लस एमएलए, इन सबका सभी का जो कुल मत मूल्य है, सभी का जो कुल मत मूल्य है उसमें निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्लस 1। इसका मतलब है कि कितने पदों के लिए चुनाव संपन्न करवाया जा रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक पद के लिए चुनाव संपन्न होते हैं और एक उसमें और जोड़ दिया जाता है, इसलिए उसको 2 कहते हैं। और इसका जो भागफल आता है, इस भागफल में फिर 1 जोड़ दिया जाता है, जिसको अपन सामान्यतः ये कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा कुल मत मूल्य का जिस उम्मीदवार को एक पहली वरीयता के आधार पर मत मूल्य प्राप्त हो जाता है उसको राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इसके लिए सामान्य रूप से अपन ये कह सकते हैं कि इसके निर्वाचन में कि ये वोट कैसे देते हैं, अपने एक वोट का प्रयोग कैसे करते हैं। इसका भी सामान्यतः फार्मूला है कि निर्वाचक मंडल के जो भी सदस्य होते हैं, जितने उम्मीदवार खड़े होंगे, उम्मीदवारों की संख्या पर डिपेंड करता है कि कितने उम्मीदवार खड़े हैं। सामान्य रूप से एक कल्पना कर लो कि ए, बी और सी 3 उम्मीदवार खड़े हैं, और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से ये निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं, एमपी और एमएलए, ये मिलकर के एक राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सामान्य रूप से ये मत तीनों को देते हैं। ऐसी स्थिति में वरीयता क्रम के आधार पर अपने मताधिकार का ये प्रयोग करते हैं। वरीयता क्रम का मतलब है कि इनकी खुद की चॉइस होती है। जैसे कल्पना करो कि किसी एमपी ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार को वोट डाला और बी प्रत्याशी को उन्होंने एक क्या वरीयता दिया, फर्स्ट वरीयता दी, ए को एक सेकंड वरीयता दी और सी को थर्ड वरीयताएं दी। ये वरीयताएं उतनी होती हैं जितने उम्मीदवार होते हैं। सामान्य रूप से 2 उम्मीदवार होते हैं तो 2 वरीयताएं होंगी, 3 उम्मीदवार होंगे तो 3 वरीयताएं होंगी। और ऐसी स्थिति में ये सारे सदस्य, निर्वाचन मंडल के जितने भी सदस्य हैं, वो इस कैटेगरी के आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। बाद में निर्वाचन आयोग क्या करता है? निर्वाचन आयोग इस फार्मूले को काम में लेता है न्यूनतम मत कोटा सिद्धांत के आधार पर कि इन उम्मीदवारों में से किस उम्मीदवार को फर्स्ट वरीयता के आधार पर कुल मत मूल्य का 50% से ज़्यादा मत मूल्य प्राप्त अगर फर्स्ट वरीयता के आधार पर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कर दिया जाता है? निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से इस पद्धति का जो मेथड था, सिंगल ट्रांसफर मेथड, कि मेथड ट्रांसफर होता है, मत ट्रांसफर होता है। कब होता है? जब किसी उम्मीदवार को फर्स्ट वरीयता के आधार पर न्यूनतम कोटा सिद्धांत के द्वारा न्यूनतम मत मूल्य प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उनमें से किसी भी उम्मीदवार को एक विजेता घोषित नहीं माना जाता है। और ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग इस फार्मूले को काम में लेता है कि इनमें से सबसे कम मत मूल्य किस उम्मीदवार को मिले हैं। कल्पना कीजिए कि सी उम्मीदवार को सबसे कम मत मूल्य प्राप्त हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसको एक निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में इसको जिनको फर्स्ट वरीयता दी थी, कल्पना करें कि किसी एक स्टेट के एमएलए ने इसको फर्स्ट वरीयता दी थी और उसकी सेकंड वरीयता इसको थी और थर्ड वरीयता इसको थी। ऐसी स्थिति में निर्वाचक मंडल के सदस्यों ने इसको जो फर्स्ट वरीयताएं दी थी, उस निर्वाचक मंडल के सदस्यों ने सेकंड वरीयताएं किसको दी? उनकी सेकंड वरीयताएं उनके एक मत मूल्य में जुड़ जाती हैं। और मत मूल्य में जुड़ने के बाद में फिर ये सिद्धांत देखा जाता है कि क्या न्यूनतम मत मूल्य के आधार पर उसको एक विजेता घोषित किया जा सकता है। अगर वो न्यूनतम मत मूल्य प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसी मेथड के कारण ये पद्धति क्या कहलाती है? सिंगल ट्रांसफर मेथड, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। यहाँ पर
मत ट्रांसफर होता है कौन सी कंडीशन में, जब फर्स्ट वरीयता के आधार पर किसी उम्मीदवार के न्यूनतम कोटा सिद्धांत के द्वारा न्यूनतम मत मूल्य प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों में से जिसको न्यूनतम मत मूल्य प्राप्त हुआ है उसको चुनावी प्रक्रिया से बाहर करके, जिस उम्मीदवार को चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया है उसको फर्स्ट वरीयताएं किस किस निर्वाचक मंडल के सदस्य ने दी तथा उन्होंने सेकंड वरीयताएं किस उम्मीदवारों को दी, जहाँ जहाँ उन्होंने सेकंड वरीयताएं दी वो उनके मत मूल्य में जोड़ दी जाती हैं और न्यूनतम कोटा के द्वारा उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो ये था राष्ट्रपति के निर्वाचन होने का मेथड। इसी मेथड के आधार पर सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी मेथड से होते हैं और भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी इसी मेथड से होते हैं, और राज्य में जो दूसरा सदन है विधान परिषद, इन विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी इसी मेथड से होता है। इसलिए भारत में इस मेथड से सामान्य रूप से 4 चुनाव होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और राज्य के विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी इसी मेथड से होता है। ये समझने के बाद में सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं कि अनुच्छेद 56 ये कहता है, आर्टिकल 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति कितनी पदावधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। पदावधि का मतलब होता है कार्यकाल। कार्यकाल सामान्य रूप से एक राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है और ऐसी स्थिति में वह पुनः निर्वाचित भी हो सकता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 60 ये कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, जो 3री अनुसूची के अनुसार है। और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने की तारीख से लेकर आगामी 5 वर्ष तक भारत का राष्ट्रपति अपने कार्य का निर्वाह करता है। और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से एक राष्ट्रपति इससे पहले भी, अपने कार्यकाल से पहले भी सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या कर सकता है, त्यागपत्र दे सकते हैं, जिसकी सूचना सामान्य रूप से एक लोकसभा को एक प्रेषित कर दी जाती है। या फिर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद एक रिक्त हो जाता है या राष्ट्रपति की आकस्मिक एक निधन या मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वाह करते हैं और नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 मास के भीतर एक कर लिया जाता है। और ऐसी कंडीशन अगर नहीं है, किसी कारणवश एक राष्ट्रपति का निर्वाचन में अगर विलंब होता है, तो राष्ट्रपति तब तक काम करता है जब तक एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के नहीं आ जाता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक राष्ट्रपति का कार्यकाल और राष्ट्रपति को शपथ प्रक्रिया, इसके अलावा आर्टिकल 61 ये कहता है कि राष्ट्रपति को पद से भी हटाया जा सकता है। और पद से हटाने के लिए सामान्य रूप से एक कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। संविधान में इसका उल्लेख ऐसा है कि अगर एक देश का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, अगर देश का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या पद की गरिमाओं के एक तहत कार्य नहीं करता है, जिसको अपन कह सकते हैं संविधान का उल्लंघन, संविधान के उल्लंघन के आधार पर संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में 14 दिन की पूर्व सूचना देकर के 14 दिन की पूर्व सूचना देकर के राष्ट्रपति के खिलाफ कौन सा प्रस्ताव लाया जा सकता है, पद से हटाने का प्रस्ताव, जिसको क्या कहते हैं, महाभियोग प्रस्ताव कहते हैं। और ये महाभियोग प्रस्ताव उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद में दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में इसी प्रक्रिया के आधार पर अगर एक बहुमत से पारित हो जाते हैं तो राष्ट्रपति को उसी तिथि से पदमुक्त माना जाता है। ये कंडीशन है आर्टिकल 61 के अनुसार, जिसको कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। और ऐसी स्थिति में अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ ये प्रक्रिया पारित नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी इसका उल्लेख संविधान में दे रखा है कि देश का राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक प्रधान होता है। आर्टिकल 53 ये कहता है कि भारत संघ की संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं
और ऐसी स्थिति में सन 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल संघ विवाद में भी एक स्वरूप आया था कि का सिद्धांत, और इसी मूल ढांचे की अवधारणा के सिद्धांत के कंसेप्ट को अपन इससे जोड़ सकते हैं कि कहीं राष्ट्रपति तानाशाह या निरंकुशकारी प्रवृत्ति न अपना लें। इसके लिए इसका संविधान में उल्लेख दे रखा है कि अगर देश का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में उसको भी पद से हटाने की प्रक्रिया के आधार पर, महाभियोग के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। ये इसकी विवेचना दे रखी है। तो ये अपन ने पढ़ा कि देश का राष्ट्रपति और देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकते हैं और इसके संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। उसके बाद में देखते हैं कि सामान्य रूप से देश का राष्ट्रपति का कार्य क्या है। अधिकार या कार्य के रूप में अपन देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में, कि मुख्य क्षेत्राधिकार में क्या क्या आते हैं। सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, इनको अपन ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के क्या पावर हैं, क्या शक्तियां हैं। एक शक्तियां जिनको अपन कह सकते हैं सामान्यकालीन शक्तियां हैं, और एक शक्तियां जिसको अपन कह सकते हैं आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, क्योंकि देश का राष्ट्रपति देश का प्रोटोकॉल के आधार पर भारत का प्रथम नागरिक होता है। ऐसी स्थिति में उसकी कुछ सामान्यकालीन शक्तियां हैं जिनमें अपन ये कह सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां क्या हैं। कार्यकारी का मतलब है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, इसमें अपन कह सकते हैं कि जब देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था के तहत आर्टिकल 53 ये कहता है कि देश की संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां किस में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग खुद नहीं करते, बल्कि राष्ट्रपति की इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह या सहयोग देने के लिए एक अधीनस्थ मंत्री परिषद होती है, जिसका उल्लेख सामान्य रूप से आर्टिकल 74 में दे रखा है कि एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का मुखिया देश का प्रधानमंत्री होगा, और इसकी सलाह से एक देश का राष्ट्रपति कार्यकारी या कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसके तहत सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि वो भारत सरकार के जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं इनकी नियुक्ति करता है, जिनमें सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि वो मंत्री परिषद के सदस्य प्लस देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसलिए आपने देखा होगा देश का प्रधानमंत्री निर्वाचन नहीं होता है। सामान्य रूप से ये तो जो इंग्लैंड की वेस्टमिनिस्टर का मेथड था या मॉडल था कि आजकल सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि सरकार का जो स्वरूप बदल रहा है, जिसको प्रधानमंत्री एक शासन कहते हैं, कि प्रधानमंत्री के नाम पर देश में सत्ताएं बनती हैं, लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित होता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर उसका मंत्री परिषद भी नियुक्त होता है। और ये सभी सामान्य रूप से व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 75 के तहत, आर्टिकल 75 के तहत इनके सामूहिक उत्तरदायित्व का कंसेप्ट भी काम करता है, और ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर वो सदस्य नहीं है तब भी प्रधानमंत्री किसी भी भारत के नागरिक को मंत्री परिषद में शामिल कर सकते हैं। और उसके लिए संवैधानिक प्रावधान ये है कि 6 मास के भीतर, 6 महीने के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा, संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से देश की जो सरकार होती है या एक सत्ता दल का जो बहुमत होता है वो किस में होते हैं, लोकसभा में होता है, इसलिए ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, या फिर भारत में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और जितने भी एक भारत में उच्च न्यायालय हैं, इनके जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। या फिर कह सकते हैं कि आर्टिकल 76 के तहत भारत का जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल,
इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि भारत का महालेखा परीक्षक या जो ऑडिटर होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के जितने भी प्रमुख आयोग हैं, जैसे निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, या फिर अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक भारत का संघ लोक सेवा आयोग है, या समय समय पर जो भी एक आयोग गठित किए जाते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, इन सभी आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? देश का राष्ट्रपति करता है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक भारत में दूसरे देशों के जो राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? राजदूत कहते हैं, एम्बेसडर, या जो राष्ट्रमंडल देशों में प्रतिनिधि नियुक्त होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त। इनके नियुक्ति पत्रों को स्वीकार करना या दूसरे देशों में भारत के हाई कमिश्नर या राजदूतों की नियुक्ति करना, ये किसके नाम पर की जाती है? राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। या अपन ये कह सकते हैं कि भारत का दूसरे देशों के साथ जो भी एक संबंध एक बनाया जाते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पर शासन संचालित किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि देश की कार्यपालिका का प्रधान औपचारिक और नामात्र प्रधान होते हुए भी देश के राष्ट्रपति के नाम पर कौन सी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। आगे इसका क्षेत्राधिकार दूसरा देखते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से कि विधायी क्षेत्राधिकार क्या है? विधायी क्षेत्राधिकार विधायी क्षेत्राधिकार का मतलब है विधि निर्माण। और ऐसी स्थिति में विधि निर्माण किसका काम है? विधि निर्माण का मुख्य दायित्व देश की व्यवस्थापिका का काम है। लेकिन आर्टिकल 79 कहता है कि देश की व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति भी देश की व्यवस्थापिका का क्या माना जाता है? अभिन्न अंग माना जाता है। देश की व्यवस्थापिका जिसको संसद कहते हैं, और संसद का निर्माण उसके दो सदन और राष्ट्रपति से मिलकर, राष्ट्रपति एक संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना देश की संसद अधूरी है। इसलिए राष्ट्रपति को भी क्या दिया गया है? विधायी क्षेत्राधिकार। इस विधायी क्षेत्राधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के अनुसार करता है, जिसके तहत अपन कह सकते हैं कि देश की व्यवस्थापिका या देश की संसद का सत्र आहूत करना, सत्र आहूत करना जिसको कहते हैं अधिवेशन बुलाना, या फिर अपन कह सकते हैं कि सत्र अवसान करना। सत्र अवसान का मतलब है कि उस अधिवेशन या सत्र की समाप्ति। और ऐसी स्थिति में जब किसी एक बिल के ऊपर संसद के दोनों एक सदनों में एक मतभेद हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में एक संसद के एक दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाना, ये भी इसके विधायी क्षेत्राधिकार में है। या फिर अपन कह सकते हैं कि संसद के द्वारा कोई बिल पारित होकर के एक राष्ट्रपति के पास जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या तो उसके ऊपर सहमति दे सकते हैं, या फिर उसको पुनः विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं, या फिर वो जेबी विट्टो का प्रयोग कर सकते हैं। जेबी विट्टो का मतलब उसको विलंबनकारी शक्तियों के तहत न तो उस पर सहमति देना, न उसके ऊपर असहमति देना, और न ही उसको पुनः विचार के लिए लौटाना। ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में, जब 1983 में एक देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के समक्ष से डाकघर संशोधन एक बिल आया था। उस समय एक राष्ट्रपति ने उस पर न तो सहमति दी थी, न असहमति दी थी, न उसको पुनः विचार के लिए वापस लौटाया था। ऐसी स्थिति के अलावा सामान्य रूप से एक विधायी क्षेत्राधिकार में आर्टिकल 1, 2, 3 का प्रावधान भी होता है, जिसको सामान्यतः अपन क्या कह सकते हैं? अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश संसद के समकक्षी विधान का स्वरूप होता है, कानून का एक स्वरूप होता है। और ऐसी स्थिति में जब देश की व्यवस्थापिका या संसद का सत्रावसान हो, ऐसी स्थिति में संघ सूची के विषयों के ऊपर देश का राष्ट्रपति क्या आदेश दे सकते हैं? विधान के समकक्ष आदेश दे सकते हैं, जिसकी स्वरूप और विधान वैसा ही होगा जैसे संसद ने पारित किया हो। लेकिन सत्रावसान का मतलब है कि संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो,
और उस समय एक देश की मंत्रिमंडल या देश का प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति से यह अनुग्रह करते हैं कि अपने को इस समय देश की परिस्थिति के अनुसार ये कानून अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अपनी एक विधायी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय अध्यादेश के माध्यम से जो आदेश देता है उसकी प्रभावशीलता या उसका अनुमोदन जैसे ही सत्र आहूत होता है संसद का, तो ऐसी स्थिति में संसद के सत्र आहूत होने के 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश के प्रस्ताव का क्या होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। अगर अनुमोदन नहीं होता है तो उस अध्यादेश का विधान स्वतः ही विलोपित मान लिया जाता है। तो ये क्षेत्राधिकार था। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का एक विधायी क्षेत्राधिकार, जिसके तहत कहीं ना कहीं राष्ट्रपति एक विधि संबंधी शक्तियों का प्रयोग भी करता है, जिसमें अपन ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है कि कौन सा विधायक एक धन विधेयक है या नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को लोकसभा में रखा जाता है, या देश का जो केंद्रीय एक बजट आता है, केंद्रीय आय व्यय का जो एक विवरण, एक वार्षिक वित्तीय विवरण जो रखा जाता है, बजट रखा जाता है, वो भी एक राष्ट्रपति की स्वीकृति के माध्यम से ही रखा जाता है। या फिर तीसरा अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रपति सामान्य रूप से विधायी क्षेत्राधिकार के साथ साथ एक न्यायिक क्षेत्राधिकार का भी प्रयोग करते हैं, न्यायिक क्षेत्राधिकार। और इस न्यायिक क्षेत्राधिकार के तहत अपन कह सकते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एक न्यायाधीश होते हैं उन्हें न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, या फिर अपन कह सकते हैं कि आर्टिकल 72 के तहत जो राष्ट्रपति को क्षमा याचना का अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति संघ सूची के विषयों पर अगर किसी अपराध में कोई सजा प्राप्त व्यक्ति है, ऐसी स्थिति में उसकी सजा का लघुकरण कर सकता है, सजा में एक विराम कर सकता है, उस सजा का एक निलंबन कर सकता है। ऐसे सारे प्रावधान राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर मिले भी, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, सामान्य रूप से एक न्यायिक क्षेत्राधिकार के तहत अपन कह सकते हैं। और इसके अलावा सामान्य रूप से अगर अपन देखें तो राष्ट्रपति को सैन्य क्षेत्राधिकार भी, सैन्य क्षेत्राधिकार का मतलब अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भारत की जितने भी तीनों सेनाएं हैं उन तीनों सेनाओं का एक सर्वोच्च सेनापति होता है, सुप्रीमो होता है, प्रधान सेनापति होता है। या अपन कह सकते हैं कि सेना के जितने भी एक पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाती है। या फिर अपन कह सकते हैं कि इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति एक वैदेशिक संबंधों का भी संचालन करता है, वैदेशिक संबंधों का संचालन करना। और इस वैदेशिक संबंधों का मतलब है कि एक दूसरे देशों के जो दूतावास में आने वाले प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो राजदूत हो या हाई कमिश्नर हैं, उनकी नियुक्ति पत्र को स्वीकार करना, या भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के नाम पर देश का प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल जो भी एक अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ इंटरनेशनल एक रिलेशन स्थापित करता है, वो इंटरनेशनल रिलेशन किसके नाम पर संपादित किया जाता है, देश के राष्ट्रपति के नाम पर संपन्न किया जाता है। या कहने का मतलब है कि भारत के साथ दूसरे देशों के साथ जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते स्थापित किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर संधि या समझौते स्थापित किए जाते हैं, जिनका सामान्य रूप से एक संसद को एक अवलोकन करवाया जाता है। या एक देश का प्रधानमंत्री आर्टिकल 78 के तहत 78 के तहत अपन कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है या प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो समय समय पर जैसे ही देश का राष्ट्रपति किसी से संबंधित कोई प्रस्ताव या प्रतिवेदन या सूचना मांगता है, जिसको अपन कह सकते हैं सूचना मांगना, ऐसी स्थिति में ये प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो राष्ट्रपति को समय समय पर सूचनाएं या अपने कर्तव्य या दायित्वों का निर्वाह करवाता रहे। ये आर्टिकल 78 के अनुसार है, जिसके अनुसार अपन कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार कि देश का राष्ट्रपति किससे सूचना ले सकता है, प्रधानमंत्री से ले सकता है और उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों से सूचनाएं ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से ये वैश्विक संबंध हैं। वैश्विक संबंधों के साथ एक देश के राष्ट्रपति के कुछ आपातकालीन उपबंध की शक्तियाँ भी हैं, और आपातकालीन उपबंध की शक्तियों का 3 वर्गों में विभाजन किया गया। आर्टिकल 352 के तहत जिसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल,
या फिर अपन कह सकते हैं आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है सामान्य रूप से 360 जिसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल। इसकी सामान्य मैं विवेचना आपको बता दूं कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल, संविधान में उल्लेख दे रखा है आपातकाल की घोषणाएं, कि देश का राष्ट्रपति इन आपातकाल की घोषणा ही करता है। और वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 के द्वारा ये व्यवस्थाएं और जोड़ दी गई हैं कि देश का राष्ट्रपति इन आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल इसकी लिखित सूचना देगा। लिखित सूचना पर ही हो सकता है, मौखिक पर नहीं हो सकता है। मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की खुद की स्वयं की अकेली एक मंत्रणा नहीं होगी, बल्कि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर देश का राष्ट्रपति इन आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 352 के तहत जिसका नाम है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण, या फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के नाम पर कौन सा शब्द जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में या तो एक भारत के संपूर्ण भूभाग पर या भारत के किसी भाग पर किसकी घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और इसकी घोषणा होने के बाद में संसद से 1 मास के भीतर, संसद के 1 मास के भीतर उसका क्या होना चाहिए? अनुमोदन होना चाहिए। अगर संसद का सत्र अवसान है तो ऐसी स्थिति में जैसे ही संसद की बैठक आहूत होती है उसके 1 महीने के भीतर सामान्य रूप से एक राष्ट्रीय आपातकाल का क्या होना चाहिए? अनुमोदन होना चाहिए। और ऐसा अनुमोदन एक प्रति 6 महीने के बाद, ऐसा अनुमोदन प्रति 6 महीने के बाद में कहाँ से जरूरी है? देश की संसद से जरूरी है। या फिर अपन कह सकते हैं कि इस राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग भारत में 3 बार इसका प्रयोग हो चुका है। जब चीन के साथ एक भारत का युद्ध हुआ था एक ऐसी स्थिति में सन 1962 में, या जब सन 1972 में एक सामान्य रूप से एक पाकिस्तान के साथ एक युद्ध हुआ था, और सन 1975 में, जून सन 1975 में जब देश में एक आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी ने इस शक्ति का प्रयोग किया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको एक आंतरिक अशांति को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह। और ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को अगर लिखित सूचना देता है तो ही देश का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। या फिर अपन दूसरा कह सकते हैं कि देश में राष्ट्रपति शासन भी लागू होता है, जो एक राज्यों में लागू होते हैं। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कब होता है? जब एक राज्य की सरकार शासन चलाने में विफल हो जाती है, जिसको अपन कह सकते हैं संवैधानिक विफलता। और ये संवैधानिक विफलता सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि या तो एक राज्यपाल के प्रतिवेदन की रिपोर्ट हो, या राष्ट्रपति को खुद को ये स्वयं महसूस हो जाए कि स्टेट गवर्नमेंट शासन चलाने में संवैधानिक रूप से विफल हो। तो ऐसी स्थिति में अगर इसका परामर्श मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में एक राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आर्टिकल 356 के तहत उस स्टेट की संवैधानिक सरकार को निलंबित करके वहाँ पर क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और इस राष्ट्रपति शासन का लगाने के प्रावधान के प्रस्ताव को भी संसद से कितने मास के भीतर? 2 मास के भीतर इसका अनुमोदन होना चाहिए। और इसका भी 6 महीने के बाद इस अनुमोदन का प्रस्ताव को एक संसद से एक परमिशन लेनी पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में अधिकतम 3 वर्ष, 1 वर्ष से ज़्यादा अगर किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो ऐसी स्थिति में एक निर्वाचन आयोग ये लिख करके दे दे कि यहाँ चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 3 वर्ष तक किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और तीसरा है सामान्य रूप से जिसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 के तहत जिसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल, जिसका एक बार भी अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। और जब देश की राष्ट्रीय साख या यूं कह सकते हैं कि देश की वित्तीय स्थिति में संकुचन उत्पन्न हो जाए, देश की वित्तीय स्थिति में असंतुलन अगर उत्पन्न हो जाए,
तो ऐसी स्थिति में देश का राष्ट्रपति क्या लागू कर सकता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन में कटौती या योजनाओं के जो मद हैं उनमें कटौती। ऐसी स्थिति जब होती है जब देश में एक आर्थिक हालात खराब हो या वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसके तहत इस आपातकाल का इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट होता है कि उस समय के देश में जो संघात्मक शासन स्थिति वाला एक जो स्वरूप है वो एकात्मक शासन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसमें अपन ये कह सकते हैं कि राज्य सूची के विषयों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या देश की संसद कानून बनाने लग जाती है। और इसका एक मूल प्रभाव किन के ऊपर पड़ता है? मूल अधिकारों पर पड़ता है, मूल अधिकारों पर, जिसका इफेक्ट दे रखा है 358 और आर्टिकल 359। 358 ये कहता है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो ऐसी स्थिति में 358 ये कहता है कि सामान्य रूप से कि 19 की स्वतंत्रताएं, आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाती हैं। आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं वो निलंबित हो जाती हैं, और आर्टिकल 359 ये कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी स्वतंत्रताएं या उनके मौलिक अधिकारों का निलंबन तभी होगा जब राष्ट्रपति इसके संदर्भ में कोई आदेश जारी करेगा। तो इसकी कंडीशन दोनों की अलग अलग है। देश में जब ये आपातकाल लागू होते हैं तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा कोई प्रभावी होता है तो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावी होते हैं। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावी होते हैं, जिसके तहत अपन कह सकते हैं कि अनुच्छेद 358 के तहत नागरिकों की जो 19 की स्वतंत्रताएं हैं, मौलिक व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं, उनका निलंबन होना, और आर्टिकल 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकारों को छोड़कर, क्योंकि देश में आपातकालीन परिस्थितियों में आर्टिकल 20 और 21 का मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, जिसका संबंध है अपराधों के दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, या फिर आर्टिकल 21 ये कहते हैं कि व्यक्ति को जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसके संबंध में संरक्षण। इन संरक्षण को छोड़कर, इस संरक्षण को छोड़कर इन मौलिक अधिकारों का इफेक्ट सामान्य रूप से स्वतः ही प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 359 ये कहता है कि राष्ट्रपति अगर बाकी शेष मौलिक अधिकारों के निलंबन की एक प्रोसेसिंग को अपनाता है तो ऐसी स्थिति में भी इसका प्रभाव देखा जा सकते हैं। तो ये थे एक राष्ट्रपति के एक मुख्य पावर शक्तियाँ, या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। ये सारी परिस्थितियाँ राष्ट्रपति को संघीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान के रूप में, या अपन कह सकते हैं कि औपचारिक प्रधान के रूप में, या नाममात्र की कार्यपालिका के प्रधान के रूप में मिली हुई हैं। और जब संसदात्मक शासन व्यवस्था ये कहती है कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं, देश का मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री करते हैं। इसीलिए आपस में ये समन्वय बना हुआ रहता है ताकि देश की संसदात्मक शासन व्यवस्था का निर्वाह किया जा सके। धन्यवाद।